हेलो दोस्तों, नमस्कार, राम राम। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं आशीष क्लासेस पर। एमटीएस परीक्षा शुरू होने वाली है आपकी। 1 सितंबर से आपके पेपर्स हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए ये एक सीरीज़ मैंने स्टार्ट की है। आज हम पहला पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर्स की सीरीज़ में पहला पेपर जो एमटीएस में आपसे पूछा गया था, ये पेपर है 15 जुलाई 2022 का। ये जो मैं पेपर सॉल्व करवा रहा हूँ आपको, ये 15 जुलाई 2022 का पेपर है, फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। ठीक है। अब जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा आपके एग्जाम से पहले कुछ पेपर्स अपलोड कर दिए जाएंगे। इसका पीडीएफ आपको उपलब्ध हो जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, वहां से आप इसका पीडीएफ देख सकते हैं, पहले खुद सॉल्व करके देख सकते हैं, उसके बाद में वीडियो सॉल्यूशन देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे हमें सॉल्व करना है। चूंकि आपको पता है कि आजकल के एग्जाम्स जो पैटर्न चेंज हुआ है एसएससी का, उसके हिसाब से इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट हो चुकी है। तो इसलिए आपको ये सीरीज कंटिन्यू करनी है। ये सीरीज आप कोई भी वीडियो मिस नहीं करना है आपको। और एक काम जरूर करिएगा, अपने दोस्तों तक भी पहुंचाइए इस वीडियो को, शेयर आप मैक्सिमम करें। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, आपको बताना है सिनोनिम। किसका बताना है? एरिंग का। देखो एक शब्द होता है एर, इसका मतलब होता है गलती करना, टू कमिट मिस्टेक। एर का मतलब क्या होता है? टू कमिट मिस्टेक, गलती करना। ठीक है। अब गलती करना इसका मतलब है, तो गलती वाला ही संबंधित वर्ड लेके आओ। तो यहां पे एक वर्ड दे रखा है ब्लंडर इंजेक्ट। ठीक है। तो ये आपका आंसर होगा। समझ में आ रही है बात? ब्लंडर का मतलब भी गलती होता है, इसलिए यही आपका आंसर होना चाहिए। तो पहले का आंसर क्या आ गया? 4 नंबर। बाकी बचे ऑप्शंस पे भी चर्चा करते हैं। फ्लॉलेस है, इसका मतलब होता है परफेक्ट। एक इसका बहुत ही अच्छा सिनोनिम है, मतलब काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, इमैक्युलेट। जो परफेक्ट हो, जिसमें कोई डिफेक्ट ना हो, उसको बोलते हैं फ्लॉलेस। टाइडी का मतलब होता है बिल्कुल ऑर्डरली, जो सुव्यवस्थित हो, जो एकदम क्लीन हो। ठीक है। बहुत ही सुव्यवस्थित हो, साफ सुथरा हो, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं टाइडी। ये इसका एंटोनिम है। इसे आप अनटाइडी कह सकते हो। स्लोपी का मतलब अनटाइडी, डर्टी, ये सब होते हैं। वैसे इसको अगर किसी व्यक्ति के लिए जब आप यूज करोगे, जब आप ये कहोगे कोई व्यक्ति स्लोपी है, तो फिर आपको क्या कहना चाहिए? आपको कहना चाहिए इसके लिए केयरलेस। अगर कोई व्यक्ति स्लोपी है तो वो क्या होगा? वो केयरलेस होगा। वो क्या होगा? वो स्लिपशोड होगा। तो अगर कोई व्यक्ति केयरलेस है, तब तो केयरलेस, स्लिपशोड, स्लोपी, ये सब व्यक्ति के लिए हो जाएंगे, लापरवाह के लिए। अगर कोई वस्तु है, कोई जगह है, तो उसका मतलब अनटाइडी होगा, या फिर अस्वच्छ कह सकते हो, गंदा कह सकते हो। तो पहले का आंसर आ गया 4 नंबर। दूसरा क्वेश्चन है वो एरर वाला प्रश्न है। द अर्थी फ्रेग्रेंस ऑफ सॉइल आफ्टर ए फर्स्ट रेन इज ऑलवेज रिफ्रेशिंग। पहले तो बता देता हूं इसका मतलब क्या है। कि जो मिट्टी की खुशबू आती है पहली बारिश पर, जब पहली बारिश होती है मिट्टी की खुशबू आती है, वो हमेशा ही रिफ्रेशिंग होती है, एक नया जोश जगाने वाली, एक अपने को तरोताज़ा कर देने वाली होती है। ये तो इसका ट्रांसलेशन है। प्रॉब्लम यहाँ पे है, फर्स्ट से पहले द होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि फर्स्ट है वो ऑर्डिनल नंबर है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये सब क्या होते हैं? ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं। इनसे पहले किसका प्रयोग करते हैं? द का प्रयोग करते हैं। तो आपका आंसर कौन सा आएगा इसमें से? इसमें से आंसर करिए 1 नंबर, द फर्स्ट होना चाहिए। क्लियर है भाई? आगे आइए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ गिवन वर्ड। दिए गए शब्द का सबसे अप्रोप्रिएट सिनोनिम क्या होगा? तो यहाँ पे पेनीलेस दे रखा है। आप अगर यहाँ थोड़ा बहुत वोकैब आपकी अच्छी नहीं है, आप लोगों ने ज़्यादा वर्ड्स नहीं देखे हैं, तो आप यहाँ पे चकमा खा जाएंगे। क्योंकि पेनीलेस जो होता है वो तो आपने सुना होगा। पेनीलेस का मतलब होता है जिसके पास एक धेला नहीं हो, एक पैसा नहीं हो, है ना। तो मनी लेस जो होता है उसको बोलते हैं पेनीलेस। और यहाँ जो वर्ड दे रखा है इसके लिए वो है ब्रोक। आपने ब्रोक सुना है, ब्रेक की सेकंड फॉर्म, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, लेकिन वो होती है क्रिया। मैं यहाँ जो बात कर रहा हूँ ब्रोक, ये है एडजेक्टिव, और इसका मतलब है पेनीलेस, जिसके पास पैसा नहीं है, जो गरीब है, यूँ कह सकते हो, उसे क्या कहेंगे आप? ब्रोक। तो आपका आंसर होगा 2 नंबर। वेल्दी है वो इसका एंटोनिम हो जाता, अगर एंटोनिम पूछते तो। धनवान। रेकलेस का मतलब होता है केयरलेस, या फिर लैक्स, या फिर स्लिपशोड। इसका मतलब क्या होता है? लापरवाह। और क्रैंकी, क्रैंकी का मतलब जो व्यक्ति कैसा हो? इसेंट्रिक हो। इसेंट्रिक टाइप का व्यक्ति होता है, सनकी टाइप का व्यक्ति होता है, उसे हम क्या कहते हैं? क्रैंकी। ये सब नोट करते चलना, वीडियो को पॉज कर लेना,
जहां पर भी कुछ नोट करना हो आपको, ठीक है। इसेंट्रिक और सिनिक ये होगा सनकी, क्रैंकी। तो ये हो गया तीसरा प्रश्न। अब आपको बताना है सही स्पेलिंग कौन सी है, और आप देखने पता लग जाएगा कि यहाँ पे आपसे स्पेलिंग कौन सी पूछी है, एंटायरली की स्पेलिंग पूछी है। एंटायरली की स्पेलिंग होती है ENTIRELY, ये स्पेलिंग होती है एंटायरली की। आंसर क्या आएगा? 4 नंबर, ENTIRELY। एंटायरली होता क्या है? ये होता है कंप्लीटली। कंप्लीटली इसका आंसर है। बात क्लियर है? आगे आए नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इट फील्स ग्रेटली टू बी विद यू एट दिस सेरेमनी। इस सेरेमनी में मैं आपके साथ हूं, ये अच्छा फील हो रहा है। एक बात समझना, फील है ना वो यहाँ पे ट्रांजिटिव लिंकिंग वर्ब है, और लिंकिंग वर्ब्स जो होती हैं उसके बाद में हम कॉम्प्लीमेंट लगाते हैं। फील लिंकिंग वर्ब है। मैं आपको एक जुगाड़ बता देता हूं यहाँ पे लिंकिंग वर्ब को निकालने का। जब भी तुम्हें ये देखना हो कि लिंकिंग वर्ब है कि नहीं, तो एक सिंपल सा जुगाड़ है कि आप वहां पे इक्वल का साइन लगा के देख लिया करो, या फिर जो भी आवश्यक हो इज, एम, आर, वॉज, वर, इसमें से कुछ लगा के देख लिया करो। इज, एम, आर, वॉज, वर में से आएगा जो भी आएगा, जैसे इट इज कर दिया मैंने या इट वॉज कर दिया, जैसे भी टेंस है उसके अकॉर्डिंग, तो अगर वो फिट बैठता दिखे आपको तो फिर आप वहां पे उसको लिंकिंग वर्ब मान सकते हैं। तो ग्रेट क्या है? इट को ही तो बोल रहा है ग्रेट, है ना, तो इट इक्वल्स टू ग्रेट हो सकता है, ये लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब के बाद आता है कॉम्प्लीमेंट, और कॉम्प्लीमेंट दोस्तों होती है 3 चीजें। एक होता है नाउन, दूसरा होता है प्रोनाउन, और तीसरा होता है एडजेक्टिव। अगर आप लिंकिंग वर्ब की बात करेंगे तो लिंकिंग वर्ब के बाद में चाहिए होता है क्या? कॉम्प्लीमेंट, और कॉम्प्लीमेंट 3 ही चीजें होती हैं, नाउन, प्रोनाउन या एडजेक्टिव। क्लियर है? एडवर्ब नहीं होता, और आपके सामने ये जो ग्रेटली है ये एडवर्ब है, क्योंकि ग्रेट होता है एडजेक्टिव, और इस एडजेक्टिव में ly लगने के बाद ये बनता है ग्रेटली एडवर्ब। तो ये वाला गलत है, यहाँ पे आना चाहिए इट फील्स ग्रेट। आपका आंसर होगा क्या? 2 नंबर। क्लियर हो गया? नंबर 6 पे आइए। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द हाईलाइटेड ईडियम। अब हाईलाइटेड ईडियम यहाँ पे है इन रैप्चर्स। देखो 2 वर्ड होते हैं, आप कंफ्यूज नहीं हो इसके अंदर। एक होता रप्चर, एक होता रैप्चर। जो रप्चर होता है वो तो प्रस्फुटन होना होता है, ब्रेक होता है एक प्रकार से, है ना, प्रस्फुटन होने को बोलते हैं रप्चर। ये जो रैप्चर है ये होता है इलेटेड या ब्लिस, मतलब खुश जो हो उसको हम बोलते हैं क्या? रैप्चर। तो यहाँ पे है मेरी मदर खुश थी, किसको लेकर? नया स्टोव ला के दिया, उसको लेकर खुश थी। तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा एक्सट्रीमली डिलाइटेड। ठीक है, डिलाइटेड का मतलब खुश है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो गया है। नंबर 7 पे आइए। नंबर 7 कह रहा है आई प्रेफर टू लिसन टू रिलैक्सिंग एंड डैश म्यूजिक व्हेन मेडिटेटिंग। जब मैं मेडिटेट करता हूं, जब मैं ध्यान केंद्रित करता हूं, उस समय मैं पसंद करता हूं कैसा म्यूजिक सुनना? ऐसा म्यूजिक जो रिलैक्सिंग हो, मुझे रिलैक्स करे, मेरे नर्व्स को रिलैक्स करे, और साथ में क्या हो, इस चीज को भी करे। एंड जो है वो बैलेंस का काम करता है, जैसी चीज यहां पे है वैसी चीज यहां पे आएगी। रिलैक्स करना जो है वो पॉजिटिव है, अगर ये पॉजिटिव है तो आगे भी पॉजिटिव आएगा। अब देखते चलो। टॉर्मेंटिंग जो होता है वो टॉर्चर से संबंधित होता है। टॉर्चरिंग जो होता है, प्रताड़ित करने वाला, उसको बोलते हैं टॉर्मेंटिंग। तो ये तो नेगेटिव टोन का वर्ड है, ये तो गलत हो गया। टॉर्मेंट तो नहीं आएगा, टॉर्मेंट तो नेगेटिव टोन का वर्ड हो गया। बात रही सूदिंग की, ये पॉजिटिव वर्ड है, राहत देने वाला, है ना, रिलैक्स करने वाला, ये रिलैक्स का ही सिनोनिम है। फ्रेट जो है वो होता है, ये नेगेटिव टोन का, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव टोन का वर्ड है फ्रेट। इसका मतलब अपसेट होना है ना, गुस्सा होना है, चिढ़ना है, ये सब मतलब होता है। और अब्रेड जो होता है ये भी नेगेटिव टोन का है, इसका मतलब वेयर, घिसना होता है, इरोड, कमजोर करना होता है, कोरोड, ये सब इसके मतलब होते हैं, कमजोर करना, घिस देना, है ना। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आएगा? सूदिंग, क्योंकि पॉजिटिव टोन का वर्ड चाहिए था। तो मैं प्रेफर करता हूँ, मैं पसंद करता हूँ, लिसन करना, सुनना, क्या चीज़ को? ऐसे म्यूजिक को जो रिलैक्सिंग हो और कैसा हो? सूदिंग हो, जब कभी मेडिटेट करता हूँ तब। नंबर 8 पर आइए। नंबर 8 आपसे पूछा है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम बताइए गिवन वर्ड का। एंटोनिम पूछा है किसका? अबेंडेंट का। अबेंडेंट होता है प्रचुर मात्रा में। अबेंडेंट क्या होता है? प्रचुर मात्रा में। अब प्रचुर मात्रा में है तो कम मात्रा में, ये हो जाएगा इसका एंटोनिम स्केर्स। इसका मतलब होता है स्कैंटी, या इसका मतलब कह दोगे मीगर, ये होता है कम मात्रा में, अल्प मात्रा में।
रिच है वो अमीर को बोलते हैं, पता ही है। रिच का मतलब भरपूर भी होता है, अगर कोई व्यक्ति है तो अमीर है। अगर कोई चीज़ रिच है, जैसे रिच नेचर, नेचर की बात करें तो रिच नेचर तब होगा जब प्रकृति हरियाली से भरपूर भरी हुई हो, है ना। ऐसे ही सरप्लस है, सरप्लस का मतलब आवश्यकता से अधिक, अतिरेक को बोलते हैं सरप्लस, सरफीट को बोलते हैं। ब्रिलियंट है वो चमकीला भी होता है, ब्रिलियंट तेज दिमाग जिसका चलता हो उसको भी बोलते हैं, मेधावी को भी बोलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 8 हुआ। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताओ। तो साहब देखो, ये स्पेलिंग तो है अनरेवल, इसका मतलब होता है डिसएंटेंगल, डिसएंटेंगल, ठीक है, या अनटेंगल मतलब सुलझाना। जो जैसे उलझी हुई डोर होती है, पतंग की डोर, पतंग उड़ाई होगी आपने, उसमें डोर जो होती है वो उलझी हुई है, उसको सुलझाने को बोलते हैं क्या, अनरेवल बोलते हैं। इक्विलिब्रियम है, ये सही स्पेलिंग है, ये इसका आंसर है क्योंकि करेक्टली स्पेल्ड ही पूछा है आपसे। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है एक प्रकार से इक्विपोइज, मतलब संतुलन की स्थिति होती है, बैलेंस, सामंजस्य, संतुलन। कंपेलिंग की स्पेलिंग गलत है, इसकी स्पेलिंग तो होगी COMPELLING, डबल एल लगेगा, इसमें सिंगल एल था। इस कंपेलिंग का मतलब होता है कैप्टिवेटिंग कह सकते हो, कैप्टिवेटिंग मतलब आकर्षित करने वाला, या इसको आप अट्रैक्टिव कह सकते हो, या इसको आप एन्चेंटिंग कह सकते हो, मनमोहक, आकर्षक, ये सब क्या होता है, कंपेलिंग, ये इसका मतलब है। ठीक है भाई। अगला है एक्सटेसी, इसकी स्पेलिंग देखो ECSTASY, एक्सटेसी। एक्सटेसी का मतलब एक प्रकार से इलेशन या ब्लिस को बोलते हैं, खुशी, प्रसन्नता, इसी को बोलते हैं। ठीक है, तो एक्सटेसी में ECS आता है, इसका आंसर आएगा 2 नंबर। ठीक है भाई। नंबर 10 क्या कह रहा है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है आपको, किसका, वन हु नोज ऑल, बड़ा आसान सा पूछा गया था, जो सब कुछ जानता हो। अब सब कुछ के लिए एक तो रूट वर्ड ध्यान रखो, ओमनी जो है उसका मतलब होता है सर्व, सब, है ना, ओमनी का मतलब सब होता है, तो ओमनिशिएंट आएगा, सर्वज्ञ जिसको बोलते हैं। बुली होता है वो ब्रोबीट, धमकाना, डराना, या आप इसे इंटीमिडेट कह सकते हो, डराना, धमकाना, या ऐसा व्यक्ति जो डराने धमकाने का काम करता है वो भी बुली होता है। एनार्किस्ट जो होता है वो एक प्रकार से एजिटेटर है, एक प्रकार से टेररिस्ट है, मतलब अराजक होता है, जो व्यवस्था है उसको तहस नहस करने वाला होता है, जो समाज में एक ऑर्डर की स्थिति है उसको तहस नहस करने वाला एनार्किस्ट होता है, अराजक। और टॉपर, टॉपर तो पता ही है आपको, जो सबसे हाईएस्ट पोजीशन पर हो वो टॉपर। एक टॉपर की स्पेलिंग ये भी होती है, ये इंपॉर्टेंट हो सकती है, कहीं पूछ सकते हैं आपसे, वो तो TOPPER था। ये जो टॉपर है ये ड्रंकर्ड को बोलते हैं, इसका मतलब है ड्रंकर्ड, इसका मतलब है टिप्सी, मतलब जो नशे में धुत हो उसको, शराबी को, है ना, उसको बोलते हैं टॉपर, TOPER। ये टॉपर है वो टॉप करने वाला टॉपर है। ठीक है। नंबर 11 में आइए। नंबर 11 कह रहा है द रियलिटी ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ राइजिंग एविएशन इंडस्ट्री एमिशंस ऑन क्लाइमेट चेंज हैज बीन नोन फॉर डिकेड्स। कह रहा है कि जो वास्तविकता है किस चीज़ की, कि जो राइजिंग एविएशन इंडस्ट्री है, जो ये हवाई जहाज वाला जो इंडस्ट्री है ना, उड्डयन जो विभाग है, इंडस्ट्री है, उद्योग है, इसका जो पनपना है काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है आजकल, हवाई जहाज़ों का प्रचलन ज़्यादा बढ़ गया है, तो इसका जो एमिशन होता है ना, एविएशन इंडस्ट्री एमिशन, मतलब इस इंडस्ट्री से बढ़ने वाला जो एमिशन है, हवाई जहाज से होने वाला जो उत्सर्जन है, ये राइजिंग आ रहा है, इस उत्सर्जन के लिए इसका प्रभाव किस पर, जलवायु परिवर्तन पर। इस प्रभाव की रियलिटी को जानते हैं, है ना, दशकों से जान रहे हैं। कह रहा है कि जो हवाई जहाज से उत्सर्जन होता है, एमिशन होता है, उसकी रियलिटी को काफी वर्षों से हम जानते हैं, दशकों से जानते हैं। यट द इंडस्ट्री एंड इट्स एमिशंस, फिर भी चाहे आप इस उड्डयन इंडस्ट्री की बात कर लो, एविएशन इंडस्ट्री की बात कर लो, चाहे इसके उत्सर्जन की बात कर लो, है ना, ये जो है अभी भी कंटिन्यू है, अभी बढ़ रहा है, और बिना किसी इसके बढ़ रहा है, बिना किसी रोक टोक के बढ़ रहा है। कॉन्स्टेंट क्या होता है, रिस्ट्रेंट, बगैर किसी रोक टोक के, बगैर किसी रेस्ट्रिक्शन के, है ना। तो यहाँ पे आप जब इसको ट्रांसलेट करते हुए आओगे, जब इसको कॉम्प्रीहेंड करते हुए आओगे, देन यू विल कम टू नो कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। बिना इजीनेस के, इजीनेस आसानी होती है, कंफर्ट का मतलब राहत होती है, बिना इसके बढ़ रहा है। नेग्लेक्ट है साहब वो क्रिया है। आपको पहली बात तो यहाँ पे ये भी समझनी है कि विदाउट प्रेपोजिशन है,
और प्रेपोजिशन के बाद में लगता है इसका ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट होता है नाउन या प्रोनाउन। तो इस हिसाब से भी आप इस नेग्लेक्ट को काट सकते हैं। नेग्लेक्ट का मतलब होता है ओवरलुक करना, या फिर आप इसे कहोगे इग्नोर करना। उपेक्षा करने को बोलते हैं क्या? नेग्लेक्ट। उपेक्षा करना क्या कहलाता है? नेग्लेक्ट करना कहलाता है। ठीक है, अगला है द डैश ऑफ डायरेक्टर्स विल डिसाइड द पेनल्टी। ये सुना हुआ होगा आपका कि पेनल्टी के बारे में निर्णय कौन लेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेंगे। तो डायरेक्टर्स कैसे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेंगे, डिसीजन लेंगे पेनल्टी पर। ये जो ब्रेड है इसका सिनोनिम होता है प्लेट, इसका सिनोनिम होता है एंटवाइन। चोटी जो होती है, बालों की चोटी जो होती है, इंटरलेस जो होता है, उसको बोलते हैं ब्रेड। ये बोर है, ये बोर्ड का मतलब तो जो दुखी हो, अपसेट हो, या कोई चीज को लेकर डिसइंटरेस्टेड हो, डिसइंटरेस्टेड, उसको बोलते हैं बोर। बोर्ड है BOW, इसका मतलब होता है लीन, झुकना। इसका मतलब होता है बेंड, झुकना। ठीक है, लीन या बेंड इसका बो का मतलब है। तो ये सब नोट कर लीजिए आप। फिर 13 पूछा है, देखो देखें 13 क्या पूछ रहा है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है आपको। वन हु हैज अ लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ एनी ऑक्यूपेशन, जिस किसी को किसी काम का लंबा अनुभव हो, इसको बोलते हैं वेटर्न, अनुभवी। बहुत ही ज्यादा अनुभव रखने वाले व्यक्ति को वेटर्न बोलते हैं। रेवरेंट जो होता है वो रेस्पेक्टफुल होता है। रेवरेंट का मतलब क्या है? रेस्पेक्टफुल, जो सम्मान दे, है ना। रेवरेंट का मतलब रेस्पेक्ट से सम्माननीय कह सकते हो। प्रैक्टिस करने वाला प्रैक्टिशनर। स्टॉन्च का मतलब कट्टर है, लॉयल, सपोर्टर, जो किसी व्यक्ति या मत का समर्थक हो, कट्टर हो, उसको बोलते हैं स्टॉन्च। फिर एक एरर है, ही गोट एफ्लिक्टेड विद। एफ्लिक्ट के साथ विद ही लगता है, ध्यान रखना। एफ्लिक्ट विद का मतलब होता है पीड़ित होना। तो वह पीड़ित था बीमारी से, व्हेन ही वॉज ए टीनेजर, जब वो छोटा था तब बीमारी से एफ्लिक्ट हो गया था। कोई गलती नहीं है दोस्तों, यहाँ पे आपका आंसर क्या आएगा? नो एरर। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। 15 में एक्यूरेसी रेट्स ऑफ फेशियल रिकग्निशन एल्गोरिथम्स आर डैश लॉ इन द केस ऑफ माइनॉरिटीज, women and children as demonstrated in multiple studies across the world। क्या कहना चाह रहा समझना। क्या कह रहा है कि एक्यूरेसी रेट्स मतलब एक्यूरेसी समझते ही हो आप, उसकी दर, और फेशियल रिकग्निशन एल्गोरिथम की मतलब चेहरा देख के ही पहचान हो जाए। कुछ मशीन्स वगैरह होती हैं जहाँ पे आप चेहरे को डिकोड करते हैं, है ना, उसकी बात कर रहे हैं। एल्गोरिथम एक प्रकार की मशीनी कैलकुलेशन होती है। तो कह रहा है कि एक्यूरेसी रेट्स जो हैं फेशियल रिकग्निशन एल्गोरिथम की, वो बहुत ही कम होती हैं। बात जब आती है माइनॉरिटीज़ की, महिलाओं की, बच्चों की, और ऐसा हमें बहुत सारे जो अध्ययन हुए हैं पूरे दुनिया भर में, उससे पता लगता है। तो ये जो है कि बहुत ही कम होती हैं। अब ये लॉ जो है वो एडजेक्टिव है, और इसके पहले आपको एक एडवर्ब प्लेस करना है। एडवर्ब प्लेस करना है तो ब्यूटीफुली लॉ, तो लॉ से पहले कम होती है, तो ब्यूटीफुल तो वैसे भी नेगेटिव वर्ड दे रखा, पॉजिटिव वर्ड होता है, तो ये तो लगेगा नहीं। ठीक है, स्मूथली ये पॉजिटिव वर्ड है, ये लगेगा नहीं। इन दोनों में से लगाना है। केयरलेसली जो है वो लापरवाही से होता है, यहाँ पे ये प्रसंग नहीं है, ऐसा कॉन्टेक्स्ट नहीं है, तो ये भी काट दीजिए। पर्टिकुलरली की तरफ जाएंगे, मतलब विशेष करके ये कम किस में पाई जाती है? विशेष करके इन चीज़ों में, इन लोगों में ये फेशियल रिकग्निशन की जो एल्गोरिथम है इसकी एक्यूरेसी रेट कम पाई जाती है। ठीक है, अगला क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, यस्टरडे आफ्टर ए नाइस वॉक। कल की बात है, यस्टरडे की बात है। अब यस्टरडे की बात है तो पास्ट है, पास्ट है तो V2 लगेगा, और V2 लगेगा तो देखो यहाँ पे डिसाइडेड आएगा, वी डिसाइडेड। ठीक है, ये तो वैसे ही नहीं आएगा, वी के साथ फर्स्ट फॉर्म में एज जुड़ता नहीं है। डिसाइडिंग बगैर किसी हेल्पिंग वर्ब के नहीं आएगा। इन दो में से लगाओगे तो ये हैबिचुअल या रूटीन की बात होती, प्रेजेंट की बात करते तब लगता, इसलिए यहाँ पे आप जाएंगे किसकी तरफ? डिसाइडेड की तरफ। अगला कह रहा है ही हैज़ अ हाई पेइंग जॉब। उसका जो जॉब है वो हाई पेइंग है, मतलब उसको ठीक अच्छा खासा पैसा उसमें मिलता है। डैश ही नेवर सीम्स टू हैव एनी मनी। अब पैसा उसको अच्छा मिलता है और उसके पास ऐसा लगता नहीं है कि पैसा है क्या, तो ये दोनों बातें विपरीत हो गई। ये कुछ अलग कह रहा है, ये कुछ अलग कह रहा है, और विरोधाभासी स्टेटमेंट को जोड़ने के लिए हमारे पास एक ऑप्शन होता है यट, यट लगा देंगे, फिर भी। ठीक है, यट का मतलब क्या है? फिर भी। ये इसका आंसर आएगा। फिर कह रहा है दैट शिप हैज सेल्ड। ये इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिया हुआ नहीं है आपको, इसमें ईडियम बताना है आपको। मतलब दैट शिप हैज सेल्ड, शिप हैज सेल्ड का क्या मतलब है? इसका मतलब होता है काफ़ी देरी कर देना, अवसर जो आपके हाथ से था वो निकल जाना। ठीक है,
तो टू लेट टू डू समथिंग, ये आपका इसका आंसर होगा, टू लेट टू डू समथिंग। नेक्स्ट पे आइए, कैरिंग एन अम्ब्रेला इज नॉट एट ऑल अ गुड आइडिया ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म्स। तूफान के टाइम पे अम्ब्रेला लेकर जाना जो है वो बिल्कुल भी अच्छा विचार नहीं है। एक बात समझ लो, आपको अगर ये निकालना आ जाए कि इस इज का सब्जेक्ट कौन है तो आपकी पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। इज यहाँ पे किसकी क्रिया है, तो आप यहाँ पे बताएंगे कैरिंग की क्रिया है। और जब आईएनजी फॉर्म की क्रिया दे रखी है ये, तो इसका मतलब ये जेरेंड है, और जेरेंड है मतलब वर्बल नाउन है, मतलब ये सेंटेंस का सब्जेक्ट बन सकता है, इसलिए ये सेंटेंस सही है। आगे कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, नो इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड। अगला बताना है आपको, ये है वन वर्ड, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। क्या कह रहा है, एन अग्रीमेंट बिटवीन एनिमीज और ओपोनेंट्स टू स्टॉप फाइटिंग आर्ग्यूइंग एटसेट्रा फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। मतलब जब दुश्मनों के बीच में एक सहमति बनती है कि अब हम लड़ेंगे नहीं कुछ समय के लिए, तो उसको हम बोलते हैं संधि, और संधि के लिए वर्ड है ट्रूस। ठीक है, इसके लिए एक वर्ड होता है सीज फायर, एक इसके लिए वर्ड होता है आर्मिस्टिस। तो यहां पे आपका आंसर क्या आ जाएगा, ट्रूस। यूनैनिमस जो होता है वो होता है ऑल अग्री, जितने भी लोग हैं वो सारे सहमत, सर्वसहमति को बोलते हैं। सरप्लस का मतलब अतिरिक्त होता है। ग्राफ्ट का मतलब लारसेनी होता है, लारसेनी या फिर थेफ्ट या रोबरी, चोरी या डकैती को बोलते हैं क्या, ग्राफ्ट। रिश्वतखोरी को भी ग्राफ्ट कह सकते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। और एक अंतिम क्वेश्चन जो है वो क्लोज टेस्ट से है। क्लोज टेस्ट में हमने इसको अलग अलग डिवाइड करके दिया है आपको, ताकि आपको थोड़ा ज़्यादा समझ में आ जाए कि स्क्रीन पे हमारे पास आंसर भी हो। क्योंकि एग्जाम में तो क्या होता है, एक पैराग्राफ होगा, उसके नीचे पहला ऑप्शन, फिर पैराग्राफ आएगा, फिर दूसरा ऑप्शन, फिर पैराग्राफ आएगा, फिर तीसरा ऑप्शन। यहाँ पे हमने ऐसा ना करके पहला जो ब्लैंक है उसके पीछे के ऑप्शन यहीं दे दिए आपको। तो एंथनी अब्राहम नाम का एक व्यक्ति है जो कि 34 साल का एक क्रेन ड्राइवर है, क्रेन चलाता है ये। डैश मैनेज टू गेट आउट ऑफ द वे ऑफ फॉलिंग स्टील, है ना। अब जो स्टील गिर रहा था, है ना, उस सिचुएशन से इसने बाहर आना मैनेज किया। मतलब एक मुसीबत आ गई इस पर, क्रेन ड्राइवर है, उस पर स्टील मतलब गिर रहा था, यूँ मान लो, तो उससे बाहर आने का इसने मैनेज किया। कैसे मैनेज किया, सिमल्टेनियसली का मतलब होता है साथ साथ, तो साथ साथ तो नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे दे नहीं रखा, दूसरा काम क्या कर रहा है। सब्सटेंशियली का मतलब होता है कंसिडरेबली, मतलब बहुत ज़्यादा, तो कंसिडरेबली मैनेज किया, ये भी नहीं होगा। रेयरली का मतलब होता है दुर्लभ, मतलब कभी कभार, और बेयरली का मतलब होता है मुश्किल से। तो मतलब बड़े मुश्किल से मैनेज ही नहीं कर पाया, यूं कह सकते हो। इसके लिए चूंकि दोनों ही नेगेटिव है हालांकि ये वर्ड्स, लेकिन रेयरली फ्रिक्वेंटली का ऑपोजिट है। कोई चीज़ बार बार में हो और कोई चीज़ कभी कभार ही हो, उसको रेयरली बोलते हैं। तो इस ऑप्शन की तरफ भी ना जाकर यहाँ जाएंगे बेयरली की तरफ। तो इसका मतलब है कि एंथनी अब्राहम जो है उसने बड़े मुश्किल से मैनेज किया, या फिर कहें कि बहुत, इसको मतलब कहें कि मैनेज नहीं कर पाया, ना के बराबर ही संभावना मानो, फॉलिंग स्टील से बाहर आने का। टर्निंग अराउंड, पीछे मुड़कर, ही कुड हार्डली बिलीव, जब वो पीछे मुड़ा तो वो मतलब विश्वास नहीं कर पाया। द डैश सीन दैट ले बिफोर हिम, कि ऐसा दृश्य था उसके सामने, जो उसके सामने था, मतलब दृश्य जो उसके सामने खड़ा था, यूं कह सकते हो। ले जो है वो लाई की सेकंड फॉर्म है, वैसे तो लेटना होता है, लेकिन यहाँ पे है वो दृश्य जो उसके सामने आ गया था आंखों के, उसको देखकर वो विश्वास नहीं कर पाया। कैसा दृश्य था, तो देखो ये अब इस स्थिति से बाहर आ रहा है, स्टील फॉल हो रहा है, स्टील गिर रहा है, तो ये प्लीजेंट दृश्य तो नहीं हो सकता। दृश्य जो होता है, सीन, क्रिमिनल सीन होता है, लेकिन क्राइम सीन होता है क्रिमिनल की जगह, क्राइम सीन होता है, क्राइम की जो जगह होती है उसको बोलते हैं, तो क्रिमिनल नहीं लिखेंगे। क्रुक्ड जो होता है वो डिसऑनेस्ट को बोलते हैं, बेईमान को बोलते हैं, तो सीन क्रुक्ड नहीं हो सकता, सीन हो सकता है हॉरिबल, सीन हो सकता है बहुत ही डरावना, बहुत ही भयानक, तो यहां पे आपका आंसर आएगा हॉरिबल। फिर कह रहा है गर्डर्स वर, गर्डर का मतलब जो गाटर होती है ना ऊपर, जैसे हम मकानों में लगाते हैं पट्टियां जो जिस पे टिकाते हैं, उसको बोलते हैं गर्डर्स। वर डैश ऑन टॉप ऑफ द क्रेन, अब चूंकि वो स्टील गिर रहा था उस क्रेन के ऊपर, तो गर्डर्स जो हैं, लोहे की जो गाटर्स होती हैं, वो क्या कर रही हैं, वर डैश ऑन द टॉप ऑफ द क्रेन इन हैफेजर्ड फैशन, मतलब हैफेजर्ड का मतलब होता है अस्त व्यस्त तरीके से, तो क्रेन के ऊपर आके गिरने लग गई वो, है ना। लाइक जाइगेंटिक पिकअप स्टिक्स, और इस तरह से गिर गई, यूं गिर गई, मतलब यूं, ठीक है। और पिकअप स्टिक्स एक गेम का नाम होता है जिसमें जैसे मान लो लकड़ियां यूं स्टिक्स ऐसे रखी गई हैं, और इनमें से एक एक स्टिक को जब आप हटाओगे तो इसमें दूसरी स्टिक हिलनी नहीं चाहिए, इसको बोलते हैं पिकअप स्टिक्स।
एक गेम होता है, आपने खेला होगा बचपन में, कि बहुत सारे, जैसे मैं थोड़ा सा इसको और क्लियर बता दूं, यों जैसे है, ऐसे लकड़ियां रखी हुई हैं, स्टिक्स रखी हुई हैं, आप इनमें से एक स्टिक उठाओ और दूसरी हिलनी नहीं चाहिए, इस गेम को बोलते हैं पिकअप स्टिक्स। तो ऐसे वो हैफेजर्ड फैशन में, हैफेजर्ड तरीके से उस क्रेन के ऊपर वो गर्डर्स जो हैं वो आकर गिर गई, ठीक है। तो वर के बाद में क्या आएगा? राइल तो होता है क्रिटिसाइज करना, आलोचना करना। डाइव का मतलब गोता लगाना होता है, डूब का मतलब धोखा देना होता है, चीट करना होता है, और पाइल का मतलब ढेर होता है। तो यहां पे जो गर्डर्स थी वो पाइल हो गई, उनका ढेर लग गया, यही तो मतलब है। तो यहां पे लगाएंगे पाइल। फिर कह रहा है ऑल ही कुड सी ऑफ द मशीन। अब उस क्रेन से वो क्या दिख रहा था उसको? केवल अपना पिछला व्हील जो है क्रेन का वो दिख रहा था। एंड अ सेक्शन ऑफ व्हाट हैड बीन द केब, एंड अ सेक्शन ऑफ व्हाट हैड बीन द कैब, और एक कैब का सेक्शन, मतलब एक गाड़ी पीछे दिख रही थी। अब्राहम डैश टू द कैब। अब अब्राहम ने क्या किया? अब्राहम उस कैब की तरफ दौड़ा, जो कैब उसको दिख रही थी। तो दौड़ा तो देखो क्या आएगा, दौड़ा तो क्या आएगा? रेस लगाई उसने, यही आ सकता है। शो का धकेलना होता है, पुश करना होता है। अगर धकेला है तो फिर टू नहीं लगना चाहिए था यहाँ पे, क्योंकि शो एक ट्रांजिटिव वर्ब है, शो के बाद सीधा ऑब्जेक्ट लगता है। शो अगर होता तो पुश करना होता है, धकेलना होता है, तो फिर तो सीधा सीधा इसी को द कैब को धकेलता। असिस्ट का सहयोग किया कैब को, और हॉल्ट का रुका, फिर टू द कैब, रुका, ऐसा नहीं। वो मतलब वहां से हटाकर अपनी क्रेन को दौड़ा उसकी तरफ, कैब की तरफ, और चिल्लाया अपने फ्रेंड जॉर्ज बर्न्स का नेम, अपना फ्रेंड था उसका नेम, क्योंकि वो मुसीबत में था तो सहायता चाह रहा था, इसलिए उसका नाम चिल्लाया, चीखा। बाय देन, तब तक, 3 अदर आयरन वर्कर्स, 3 और वहाँ पे काम करने वाले लोग थे, क्योंकि ये फैक्ट्री थी, आयरन फैक्ट्री थी, लोहे की फैक्ट्री थी, वहीं का ये हादसा है। तो वहाँ पे जो 3 और काम करने वाले लोग थे वो वहाँ पहुँचे। कार्नेज का मतलब होता है नरसंहार, जनसंहार। चूंकि वहाँ पे लोग मर रहे थे, ऐसी स्थिति व्याप्त हो गई थी, तो ऐसी जगह पे वो पहुँचे। तो क्या क्या है ये? रीच्ड द ट्रेस। ट्रेस का मतलब होता है चिन्ह, मार्क। साइन है, ये हस्ताक्षर करना होता है, और ये साइट होता है, ये विजन होता है, दृश्य होता है। तो फिर एक ही बचाना, सीन। वो जो दृश्य था, वो जो जगह थी, वहां पर पहुंचे। इस सीन का मतलब मानो कि ये है क्या चीज? साइट। और ये साइट कौन सा है? SITE है, ये मान लो। इस साइन का मतलब SITE है। उस जगह पर वो पहुंचे, दौड़े, ठीक है। वन ऑफ देम येल्ड कैन यू हियर मी। क्या उनमें से एक चिल्लाया, जॉर्ज क्या तुम मुझे सुन सकते हो? ओवर द डिन ऑफ डीजल इंजन। डिन का मतलब होता है नॉइज। वहां पे डीजल इंजन का शोर इतना था। स्ट्रेंड वॉइस, स्ट्रेंड का मतलब टायर्ड, बहुत ही थकी हुई आवाज को इससे किसने रेस्पॉन्ड किया, उत्तर दिया, है ना। खैर हमारा आंसर तो खैर यहीं तक था, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी। आपका आंसर आ जाएगा सीन। तो ये दोस्तों 15 जुलाई की पहली शिफ्ट का MTS का पेपर हमने डिस्कस किया है, और अब नेक्स्ट क्लास में हम एक पेपर और डिस्कस करने वाले हैं MTS का। इसका PDF आप कलेक्ट कर लेंगे टेलीग्राम चैनल से, और ये सीरीज़ आप लोगों को ज़रूर देखनी है, कुछ भी मिस नहीं करना है, दोस्तों तक पहुंचाना है, और लाइक ज़रूर करके जाना है। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन, नमस्कार।